मित्रों नमस्कार। एग्जाम पल्स विद अंकित चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्व रखता है। लगभग परीक्षाओं में यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। तो प्रयास ये किया जाए कि इसको इस तरह से पढ़ा जाए कि किसी भी परीक्षा में अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो उसको आप आसानी से उन प्रश्नों को आसानी से टैकल कर पाएँ। इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकार क्या है। उसके बाद जानेंगे क्यों जरूरी है। फिर उसके आगे जानने का प्रयास करेंगे कि इसका विकास किस क्रम में हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसको जानेंगे। उसके बाद जब इसको जान लेंगे तो इसको जानने के बाद फिर इसको हम देखेंगे भारतीय संविधान में इसको स्थान कहाँ दिया गया है, किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक, किस अनुच्छेद तक इसका भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। उसके भाग को देखने के बाद फिर इसके अंतर्गत जितने अनुच्छेद आते हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हुए इस पर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम मौलिक अधिकार को जानने का प्रयास करें तो आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको ये आज़ादी ना रहे कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कौन सा व्यापार बिजनेस आपको चुनना है, या आप शिक्षा क्षेत्र से अगर जुड़े हुए लोग हैं तो आप कौन सी तैयारी, किस में आपका इंटरेस्ट है, ये सब स्वतंत्रताएं अगर आपके पास नहीं रहेंगी तो शायद आप जो है अपने व्यक्तित्व का विकास उस तरह से कर नहीं पाएंगे जैसा आप करना चाह रहे हैं। मतलब वही कि आप जो है अपने व्यक्तित्व या को मनचाहा स्वरूप नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो मौलिक अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर इनके रहने के अगर ये चीज़ आपको प्राप्त होगी, ये अधिकार आपके पास रहेंगे, तभी जो है आप अपने जीवन को मनचाहा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जीवन का, इसको हम समझेंगे कि जीवन का ये आधार ही है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया आपका मौलिक अधिकार। अगर इसके बाद हम बात करें कि मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से ये शुरू होता है। तो उसको अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत की बात करेंगे हम तो 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के एक सम्राट थे। ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन। इनके द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें ये प्रावधान किया गया कि वहाँ के नागरिकों को कुछ जो है मूल अधिकार जो है प्रदान किए गए। ब्रिटेन के नागरिकों को इस जो सम्राट जॉन के हस्ताक्षरित अधिकार पत्र जो था, इन्होंने जो है क्या जारी किया, अधिकार पत्र जारी किया, जिसके द्वारा वहाँ के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए। जो अधिकार पत्र जारी किया गया, ये अधिकार पत्र, इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी को मैग्ना कार्टा, इसी को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। तो ये जो आपका ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा जो अधिकार पत्र जारी किया गया, पहली बार ये प्रथम लिखित दस्तावेज है। प्रथम लिखित दस्तावेज है, इसे क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। तो लिखित दस्तावेज के रूप में मौलिक अधिकार की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ होती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के देखेंगे तो 1689 ईस्वी में 1689 ईस्वी में ब्रिटेन में आया बिल ऑफ राइट्स। ब्रिटेन में क्या आया, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स आया। इसके माध्यम से वहाँ के नागरिकों को
कुछ मूल अधिकारों के सुरक्षा का आश्वासन प्रदान किया गया। बिल ऑफ राइट्स जो 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स आया, कहाँ पे आया? ब्रिटेन में आया। इसके द्वारा वहाँ के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार की सुरक्षा का आश्वासन प्रदान किया गया, मतलब कुछ मूल अधिकार वहाँ पे प्रदान किए गए। उसके बाद ये जो है आगे जो है विभिन्न सम्राटों के द्वारा समय समय पर ये बिल ऑफ राइट्स जो है इसको आगे बढ़ाते हुए प्रदान किया जाता रहा। ठीक, ये तो हो गया इसका प्रारंभिक चरण, यहाँ से शुरुआत होता है। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें कि जो है भारत में इसकी इसकी मांग कहाँ से हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, अगर हम आज़ादी के पहले की बात करेंगे तो नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट, ये आपकी आती है 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट जो है ये आपकी आती है 1928 ईस्वी में, मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसमें जो है मूल अधिकारों के संबंध में पहली बार जो है बात की जाती है। तो आज़ादी के पहले जो है पहली बार जो है नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकार के बारे में बात की जाती है, तथा यह बात की जाती है कि जब हम लोग संविधान बनाएंगे तो अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करेंगे, यहाँ पे बात होती है। उसके बाद जब हमारा देश जो है 1950 में संविधान लागू होता है, उसके बाद जो है जो मूल अधिकार ये बात हो रही थी उसको जो है भारतीय संविधान में हिस्सा उसको स्थान दिया जाता है। मूल अधिकार का भारतीय संविधान में मूल अधिकार का क्या किया जाता है? प्रावधान किया जाता है। मूल अधिकार का प्रावधान किया जाता है भारतीय संविधान में। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू होता है तो हमारे संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया जाता है। अब यहाँ पे इसको हम जानेंगे कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है वो जो है कहाँ उसको स्थान दिया गया है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले अगर हम जानने का प्रयास करें कि ये जो मूल अधिकार का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार का जो प्रावधान है इसको कहाँ से जो है भारतीय संविधान में लिया गया है, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना होगा। ये मूल अधिकार का प्रावधान जो है हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया। मूल अधिकार का जो प्रावधान है उसको कहाँ के संविधान से लिया? अमेरिका के संविधान से। अब ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है उसको किस देश से लिया गया है। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का जो प्रावधान है उसको कहाँ से लिया गया है, तो हम क्या बताएंगे? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया। उसके बाद बात अगर हम करें इसको स्थान कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे रखा गया है, तो इसको जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब यहाँ पे आगे हमको क्या समझना होगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझना होगा कि जो मूल अधिकार ये 12 से 35 में प्रावधान किए गए, इसमें कुछ अधिकारों को मिलाकर इसके भाग बना दिए गए हैं मूल अधिकारों के। उन भागों को हम चर्चा करते हैं, कितने मूल अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं भाग के रूप में, समूह के रूप में। इसमें जो है आपको जो प्रदान किया गया है इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर जो है आगे हम बात करते हैं। एक मिनट, यहाँ जो है आगे अगर हम बात करेंगे 12 से 35 तक में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। हमने आपको बताया कि इसको जो है विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया। उन समूहों को देखेंगे अगर हम, तो पहला है आपका समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। अगर हम बात करें ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता या समानता के अधिकार की बात की गई है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसको अनुच्छेद
19 से अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। ठीक, ये दो हो गए। उसके बाद तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक यहाँ बात की गई है। आपके कितने हो गए? 3 हो गए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अगर इसको हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है इसमें बात की गई है अनुच्छेद 29 और 30, ये आपके इसमें प्रावधान किए गए हैं। अगला इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आपका है अनुच्छेद 32। तो यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करें तो कितने मौलिक अधिकार हमको यहाँ पे दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मूल अधिकार की बात की गई है। अब यहाँ पे हमको समझना होगा क्या हमारे मूल संविधान में 6 ही मूल अधिकार थे? तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें एक अधिकार और स्वतंत्रता का था जिसे हम लोग जो है संपत्ति के अधिकार के रूप में जानते हैं। लेकिन उसको जो है संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार में था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस मूल अधिकार वाले भाग से निकालकर भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत उसको वहां पर स्थापित कर दिया गया, वहां पे उसको स्थान दे दिया गया। तो जब वहां पे रख दिया जाएगा तो उसका जो अधिकार मूल अधिकार वाला गुण था वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वो आपका संवैधानिक अधिकार हो जाएगा या विधिक अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा और देखना है। यहाँ पे अगर हम आपको एक लाइन और थोड़ा सा बता दें, चलिए यहाँ देख लेते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार आपका मौलिक अधिकार था उसको यहाँ से क्या किया गया? हटा दिया गया। ये जो है आपका मौलिक अधिकार वाले जो पार्ट में था इसको यहाँ से निकाल के हटा दिया गया। तो ये आपका मौलिक अधिकार बचा नहीं। ठीक, ये आपके जो है 6 मूल अधिकार हैं। इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके प्रत्येक अनुच्छेद पे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहाँ तक हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि हमारा जो भाग 3 है वो 12 से 35 तक है। तो इसमें हम लोग 14 से शुरू कर रहे हैं। तो इधर जो 12 और 13 जो अनुच्छेद बच रहे हैं उसको थोड़ा सा हम देख के फिर इस पे हम लोग बात करते हुए आगे चलेंगे। चलिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 में क्या है, थोड़ा सा वैसे आपको बता देते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 जो है आपका उसमें भाग 3 के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे राज्य की परिभाषा क्या है। इसमें राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? इसमें राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, आपका संसद आएगा। उसके बाद जो है भारत की सरकार हो गई। उसके बाद विभिन्न राज्यों की विभिन्न राज्यों के विधानमंडल आएंगे। विभिन्न राज्यों के
उसके बाद विभिन्न राज्यों की सरकारें इसके अंतर्गत आएंगी। उसके बाद भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये कहीं न कहीं जो है पूरे जितना आपका सरकार के अंतर्गत जो सिस्टम है वो तो आ ही जा रहा है, साथ साथ जो ऐसी संस्थाएं भी हैं जो एक अधिकार जिनका एक संस्था के रूप में काम कर रही हैं, कहीं न कहीं से अगर उस पे सरकार का नियंत्रण या नियंत्रण में रहती हैं तो सभी जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या हुआ, क्या बताया आपको, इसमें आपको राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे ये बताया गया। ठीक, ये आपका अनुच्छेद 12 हो गया। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 13 की बात करें, अनुच्छेद अगर हम 13 की बात करेंगे तो इसमें आपको बताया गया है कि जो आपको ये मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं इसका स्वरूप कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसे होगी, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो यहाँ जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत इसकी प्रकृति कैसी होगी उसमें आपको बताया गया है कि वाद योग्य होगा। जो आपको मूल अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं ये क्या कैसे होंगे, इनकी प्रकृति वाद योग्य, जस्टिएबल होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जो है इसके लिए जो है जस्टिएबल होगा, इसके लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह से आपको आगे बताएंगे, आप जो है आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर इसका उल्लंघन होता है। मतलब ये क्या है, वाद योग्य है। तथा इसमें अनुच्छेद 13 में ये भी बताया गया है कि कोई भी राज्य कोई ऐसी विधि जो है नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो, कम करती हो या उसे न्यून करती हो। ऐसी जो है जितनी भी विधियां राज्य द्वारा बनाई जाएंगी वो उल्लंघन की मात्रा तक क्या होंगी, शून्य होंगी, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। ये इसकी प्रकृति बताई गई। लेकिन ये जो है आपका एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको हमेशा प्राप्त होगा, इस पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे अगर आपका आपातकाल की स्थिति है तो वहाँ पर भी जो है कुछ मूल अधिकार जो है आपके समाप्त किए जा सकते हैं, या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में भी इस पे प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, यहाँ तक हम ये आपका क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। चलिए, ये आपका 12-13 हो गया। उसके बाद जो है हम इधर जो अभी हमने बात की थी उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे पहला आपका था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक बात की गई थी। यहाँ पे अब एक एक अनुच्छेद की बात हम करेंगे। जैसे आप पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 14, इसमें जो है अनुच्छेद 14 हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता की बात की गई है, कानूनी समानता की बात की गई है। कानूनी समानता का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कानून के समक्ष क्या होगा, समान होगा। किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा कि आप जो है उच्च वर्ग से हैं या आप किसी मतलब पूंजीपति हैं, या किसी भी प्रकार का आपको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कानून के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे। तो अनुच्छेद 14 आपका जो है किससे संबंधित है, कानूनी समानता की बात करता है। मतलब कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, ये आपका हो गया अनुच्छेद 14। उसके बाद अनुच्छेद 15 अगर हम बात करें तो इसमें आपका सामाजिक समानता की बात की गई है, सामाजिक समानता की बात की गई है। इसमें आपको बताया गया है कि कोई भी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब सामाजिक समानता, क्योंकि जो हमारा समाज पहले का था उसमें कई प्रकार के विभेद की स्थिति रहती थी। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो वहाँ जो है संविधान निर्माताओं ने ये प्रयास किया कि जो देश आज़ाद होने के बाद इसको कानूनी मान्यता के माध्यम से जब इसको हम प्रावधान के रूप में शामिल करेंगे तो सामाजिक समानता धीरे धीरे जो है लोगों के बीच स्थापित हो जाएगी। ठीक,
तो अनुच्छेद 15 जो है आपका सामाजिक समानता की बात करता है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 जो है अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता की बात करता है। इसमें भी बताया गया है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, निवास स्थान, उद्भव या इसमें से किसी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब सभी व्यक्तियों के लिए लोक नियोजन में सरकार की जो योजनाएं हैं या जो सरकार की जॉब्स हैं उसमें जो है अवसर की समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। उसमें जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 16 में बात की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 जो है इसमें बात की गई है अस्पृश्यता का अंत। इसमें बात की गई है अस्पृश्यता का अंत। इसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की अंत की बात की गई है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कई बार जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुच्छेद 17 जो है ये आपका अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। दरअसल क्या है कि जब अभी थोड़ा पहले जाएंगे तो समाज में हमारे कई बुराइयां व्याप्त थी, छुआछूत, इस तरह के जो है कई प्रावधान, कई तरह के इस तरह के भेदभाव उपस्थित थे समाज में। तो देश आज़ाद होने के बाद जो सभी संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह था कि इसको दूर करना है, तो इसको कानूनी मान्यता के रूप में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया तथा इसके उल्लंघन पर इसको दंडनीय अपराध के रूप में दंड भी प्रदान किया जाएगा जो इसके उल्लंघन इसका अगर कोई करता है। अनुच्छेद 17 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है में उपाधियों का अंत किया गया है। मतलब राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि जो है किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी। दरअसल उपाधि से क्या होता है, यह किसी व्यक्ति को समाज में विशिष्ट घोषित करता है, तो वो जो है क्या है, वो समानता के अधिकार का कहीं कहीं उल्लंघन होगा। इसलिए जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 तक हमने सभी अनुच्छेद का एक क्रम से देखे हैं। अब आगे जो है हमारा उसको हम देखने का प्रयास देखेंगे। अगला जो है हमारा समानता का अधिकार हमने देख लिया। अगला हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अभी हमने बात किया, ये कहाँ से कहाँ तक इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। चलिए इसमें सबसे पहले हम जो है अनुच्छेद 19 पे बात करेंगे। अनुच्छेद 19 पे बात करेंगे तो इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है इसके पार्ट में बांट के दी गई हैं या बात की गई हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके का में हम लोग बात करते हैं 19 के का में बात किया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में की गई है। उसके बाद इसमें अगर दूसरा जो है, दूसरी जो स्वतंत्रता है, दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक निरायुध। निरायुध का मतलब बिना आयुध बिना हथियार के
शांतिपूर्वक या निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको 19 खा के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक। उसके बाद गा में क्या है, जब आप सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है, हो सकता है आप सम्मेलन कहीं पे आयोजित हो रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये प्लान आए कि एक संघ बना लिया जाए जो आगे के कामों को एक संघ या संस्था बना के जो है की जाए। तो उसके बाद जो है यहाँ तीसरा वाला है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपको यहाँ पे समझना होगा कि जैसे हमने आपको बताया कि हो सकता है कहीं पे आप इकट्ठा हो तो आपके दिमाग में आए कि हम एक संस्था के रूप में संगम या संघ बना लें, ये स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। अगला जो है आपका, अगला इसके बाद हम बात करेंगे, गा हो गया आपका, इसके बाद अगला बात करेंगे, इसमें जो है भारत राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध विचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अबाध विचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब आप भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अबाध, बिना बाधा के आप आ जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के घ के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो आप जब स्वतंत्र घूमेंगे तो हो सकता है कोई स्थान आपको पसंद आ जाए, या कहीं पर आपका कोई काम या कोई आप वहीं कार्य आपका वहीं से आपका जीवन जुड़ा है, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि हम यहीं पे बस जाएं, रहने की व्यवस्था कर लें। तो विचरण के बाद अगला जो अंग इसमें प्रावधान किया गया है, यहाँ जो है कहीं पर भी निवास की स्वतंत्रता दी गई है। कहीं पर भी निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, कहीं पे बस जाने की स्वतंत्रता। मतलब आप भारत राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अंगा के बाद चा एक था जो कि संपत्ति का अधिकार था। इसमें बात की गई थी संपत्ति के अर्जन, संपत्ति के अर्जन, व्ययन की स्वतंत्रता थी, स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लेकिन इसको अभी हमने आपको बताया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये मौलिक अधिकार से निकालकर इसके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको प्रावधानित कर दिया गया। मतलब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा। उसके बाद अगला जो आपका इसमें पार्ट है उसमें भी है कोई भी वृत्ति, कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे कोई भी वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है प्रोफेशन। तो आप जो है अपने जीवन में कोई भी प्रोफेशन चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे आप पढ़ाई का प्रोफेशन, या जो है आप पढ़ाई में आपके विभिन्न उसके आयाम हैं, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, उसको चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई भी प्रोफेशन अपनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी कारोबार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये स्वतंत्रताएं दी गई। चलिए, ये आपका हो गया अनुच्छेद। आगे हम लोग बात करते हैं